मिडवेस्ट लिमिटेड का आ चुका है मेन बोर्ड कैटेगरी में आईपीओ। ये 451 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा, जिसके अंदर फ्रेश इशू रहेगा 23 लाख शेयर्स का। उसके साथ ही ऑफर फॉर सेल रहेगा 19 लाख शेयर्स का। इस कंपनी का जो आईपीओ है, अगर इसके डेट्स की बात करें, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 अक्टूबर को, क्लोज होगा 17 अक्टूबर को, अलॉटमेंट 20 अक्टूबर को पता लगेगी, रिफंड्स और शेयर क्रेडिट 23 अक्टूबर को होंगे एंड ये लिस्ट होगा 24 अक्टूबर को। 5 रुपए की फेस वैल्यू पे अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। 1014 टू 1065 रुपए पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 14 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्ट होने के लिए आ रहा है एंड एम्प्लॉइज के लिए 101 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की, तो जैसे मैंने बताया 14 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। 14,910 रुपए की बिड लगेगी रिटेल कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 196 शेयर्स की, जो कि 2,08,740 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट्स की बिड लगानी होगी, जो कि 952 शेयर्स की रहेगी, 10,13,880 रुपए के लिए। अब प्री इशू जो प्रोमोटर की होल्डिंग है, ये 95.83% है, जो कि पोस्ट इशू 84.39% पे आ जाएगी। जिसके बाद गई सेबी का जो रूल है, उसके हिसाब से तो 75% पे प्रोमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। तो इनको बाद में भी अपने शेयर्स को सेल करना होगा, ऑफर फॉर सेल दोबारा से लेके आना होगा। बाकी अब अगर बात करें इसके लीड मैनेजर्स की एंड करेंटली मार्केट में डिमांड की, तो आज 15 अक्टूबर है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, इनके नंबर्स भी आ चुके हैं। वेल अभी 12 बज रहे हैं, तो इतने ज्यादा सब्सक्रिप्शन के फिगर्स प्रॉपर्ली तो नहीं है, बट जितने भी लाइव हैं उतने मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ ही करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड की अगर बात करी जाए, 13.62% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से 2030 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। एंड अगर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स की बात करी जाए, तो QIB में करेंटली गई कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। वो ज्यादातर गई सेकंड डे या फिर लास्ट डे में ही आता है। एचएनआई कैटेगरी 0.7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल कैटेगरी 0.55 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में ऑलरेडी 1.05 टाइम्स से भी ज्यादा ये सब्सक्रिप्शन इसका आ चुका है। ओवरऑल टोटल 0.43 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है करेंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज डे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एंड ऑफ डे ये नंबर्स और बढ़ जाएंगे। बाकी अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर्स की, तो 3 लीड मैनेजर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स गाइस इतने लीड मैनेजर्स हैं, आ जाने चाहिए अच्छे खासे। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके मार्केट कैप में कि कितने मार्केट कैप में अपने आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो ये कंपनी गाइस 3,851 करोड़ के मार्केट कैप में अपने आप को लेके आ रही है। बाकी अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। मिडवेस्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। ये एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल स्टोन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये कंपनी एक प्रोड्यूसर भी है एंड एक्सपोर्टर भी है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट नाम के स्टोन की। ज्यादातर ये चीजें गाइस किचन स्लैब्स में लगी होती हैं एंड कई सारी जगहों में ये वाले स्टोन्स लगाए जाते हैं। और ये जो ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट है ना, ये गाइस इंडिया में सिर्फ एक ही जगह में मिलता है, वो है आंध्र प्रदेश के एक गाँव में। बाकी ये जो कंपनी है, इसके 16 ग्रेनाइट माइंस हैं, जो कि 6 लोकेशंस लोकेटेड हैं इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ ग्रेनाइट वेराइटीज इंक्लूडिंग ब्लैक गैलेक्सी, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड टैन ब्राउन। अब ये जो ब्लैक गैलेक्सी है, ये इनका मेन प्रोडक्ट है एंड अभी मैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अगर बात करी जाए, इस कंपनी के पास गई 25 लोकेशंस है अपने बिजनेस को आगे चल करके बढ़ाने के लिए, फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशंस के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। मतलब जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है वो तो है ही 16 ग्रेनाइट माइंस, उसके साथ ही 25 लोकेशंस और हैं इस कंपनी के पास। एंड अगर बात करी जाए इसके ग्लोबल प्रेजेंस एंड एक्सपोर्ट मार्केट की, तो ये कंपनी गाइस ग्लोबली भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। ये 17 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। चाइना, इटली, थाईलैंड प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट्स। अब गाइस लोग इंडिया से बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऐसे सारे स्टोन्स या फिर फर्नीचर को बेसिकली, एंड ये कंपनी गाइस एक्सपोर्ट करती है। तो आप लगा सकते हैं कि क्या इसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में। उसके साथ ही इसके की कस्टमर्स को भी इस कंपनी ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है। स्वीडन में, इटली, चाइना, इन कंट्रीज में इसके कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जहाँ पे ये अपने सामान को बेचती है। उसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने अपने वर्कफोर्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। 1326 पर्सनल है जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं। 475 इसमें से परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, 822 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इस कंपनी के कंसल्टेंट्स हैं। एंड बस ये थी ओवरऑल इस कंपनी की बात। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, इसके फाइनेंशियल्स की। 2023 में जो इसका रेवेन्यू था, ये 522 करोड़ पे था। 2024 में बढ़कर के 603 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में बढ़कर के 643 करोड़ पे आया है। अब 2024 के कंपैरिजन में 2025 में इतना ज्यादा तो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, ये 7% का रेवेन्यू में इंक्रीज है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 54 करोड़ पे था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में, 100 करोड़ पे पहुंचे 2024 में एंड 2025 में 133 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये 33% का इंक्रीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। बाकी अगर बात करी जाए इसके बोरोइंग्स की, तो 149 करोड़ पे थी 2023 में, 120 करोड़ पे हो गई 2024 में एंड अगेन ये इंक्रीज होकर के 236 करोड़ पे पहुंच गई है 2025 में। एंड इसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके डेट टू इक्विटी की, तो 0.43 पे है। ROE इसका 19.42%
पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.84% पे है, एट मार्जिन गाइस इसका 17.17% पे है। ये 6.5 के प्राइस टू बुक पे अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। ईपीएस वाइज बात करी जाए, प्री आईपीओ 39.42 के ईपीएस में है, पोस्ट आईपीओ ये 26.97 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 27.01 है, पोस्ट आईपीओ 39.49 पे आ जाएगा। बाकी इस कंपनी ने अपने एक सिंगल पेयर को आइडेंटिफाई कर रखा है अपना आरएचपी में, जिसका नाम है पोकरना लिमिटेड। अगर ईपीएस एंड ई वाइज देखा जाए तो ये पोकरना लिमिटेड मिडवेस्ट से बहुत ज्यादा बेटर है। एंड ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाए तो पोकरना लिमिटेड गाइस 2000 करोड़ की कंपनी है, 2200 करोड़ की कंपनी है। एंड ये मिडवेस्ट गाइस ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की कंपनी है। तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। जो ऑलरेडी छोटी कंपनी है उसका ईपीएस ज्यादा है इससे। एंड ये 2.89 के प्राइस टू बुक में करेंटली मार्केट में ट्रेड करी है पोकरना लिमिटेड, पर ये 2 रुपए के फेस वैल्यू में अवेलेबल है। एंड सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो इसका 26% पे है, जो कि मिडवेस्ट में सिर्फ 7% पे है। तो अगर फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो पोकरना लिमिटेड के नंबर्स बेटर है। आरओसी के देखा जाए 28.4% पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 27.4% पे है, 12.2 के पीई में करेंटली ट्रेड करी है। तो ओवरऑल गाइस इसकी बेटर वैल्यूएशंस है पोकरना लिमिटेड की एंड बेटर फाइनेंशियल्स है, और डेट टू इक्विटी भी इसका 0.47 ही है। तो ओवरऑल अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो पोकरना लिमिटेड डेफिनेटली बेटर है मिडवेस्ट से, कंसीडरिंग कि ये हाफ की मार्केट कैप में करेंटली अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड है। एंड दूसरी बात अगर करी जाए तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 35.2% का है, जो कि मिडवेस्ट में सिर्फ 17 का है। अगर इसका रेवेन्यू भी इन फ्यूचर अगर घट भी गया, स्टिल इसका जो पैट है उस हिसाब से इसका प्रॉफिट बेटर आएगा, ईपीएस इसका बढ़ता ही रहेगा पर शेयर पे जो इनका अर्निंग है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बेटर पोकरना ही निकल के आ रही है। बाकी अगर मिडवेस्ट के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए, इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इस कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंडिंग चाहिए, जिसके लिए इसे 127 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इन्हें इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स को बाय करना है, जिसके लिए इन्हें 25 करोड़ की जरूरत है। इन्हें एक सोलर एनर्जी प्लांट का भी इंटीग्रेशन करना है, जिसके लिए इसको 3.26 करोड़ रुपीस की जरूरत है। 53 करोड़ रुपीस की जरूरत है अपनी बोरिंग्स को पे करने के लिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए इस कंपनी को चाहिए। तो ओवरऑल आईपीओ को ऑब्जेक्टिव भी काफी सही है। ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट को जब ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो उससे इस कंपनी का गाइस 54% रेवेन्यू आता है। डोमेस्टिकली जब ये कंपनी इसे सेल करती है तो इससे 15% रेवेन्यू आ रहा है। जो एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट है इससे इस कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट में 1.72% रेवेन्यू आ रहा है, एंड डोमेस्टिक मार्केट में 24.7% रेवेन्यू आ रहा है। बाकी जो अदर नेचुरल स्टोन्स है उससे इस कंपनी का 1.47% रेवेन्यू आ रहा है। डायमंड वायर से इसका 2.56% रेवेन्यू आ रहा है, एंड इसी से यही पूरा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इनसे ही टोटल इसका 100% रेवेन्यू है। तो उस हिसाब से गाइस आपको समझ आया होगा कि जो ये ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट है इसी प्रोडक्ट से ही ओवरऑल इस कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है। तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो भाई सीधा इसके टॉप लाइन में ही फर्क पड़ेगा। बट यस, यही इसका स्टार प्रोडक्ट है जिस वजह से कंपनी रेलेवेंट। बाकी अब बात करते हैं कि क्या आपको इसके इशू में अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं। देखो गाइस, इसका आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन के फिगर्स इसके आ जाएंगे क्योंकि 3 लीड मैनेजर्स हैं एंड तीनों ही लीड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। तीसरी बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो इस कंपनी ने अपने पीयर को आइडेंटिफाई कर रखा है ना, वो इसके हाफ वैल्यूएशन में करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है। उसके साथ ही उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के सामने बहुत बेटर हैं, चाहे वो रेवेन्यू के ग्रोथ की बात करी जाए या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए। दोनों चीजों में ही जो दूसरी कंपनी है जो कि इसका पीयर है वो बेटर है। तीसरी बात, करेंटली इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो सिर्फ 13% पे ही है, एंड अभी तक 0 डिमांड थी। तो आगे चल करके लास्ट डे तक क्या ये डिमांड बनी रहेगी या फिर नहीं बनी रहेगी, इसका भी बहुत ज्यादा डाउट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस कंपनी के फेवर में चीज जाती है वो है इसका प्रोडक्ट, जिससे इसका मेन रेवेन्यू आता है। वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही मिलता है एंड इसी वजह से कंपनी एक्सपोर्ट करी है। तो वो इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो एट द एंड इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो पर्सनली गाइस इसमें अप्लाई करूंगा। स्टिल मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा। अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड बनी रही, ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहा एंड सब्सक्रिप्शन में फिगर्स काफी अच्छा आ गया ना, तब तो मैं भाई फुल फोर्स इसमें अप्लाई कर दूंगा सारे फैमिली मेंबर से भी। बट करेंटली तो मैं पर्सनली इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। आपको करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको खुद से भी देखनी होगी एंड अपना डिसीजन खुद से ही बनाना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लॉस होगा तो उसमें मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वीडियो आपको कहीं पे पसंद आई हो, वीडियो से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।